बेंगलुरु में एक बार फिर बारिश ने कहर ढाया हुआ है। कल शाम हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। राजधानी के पूर्वी, दक्षिणी और मध्य इलाके में कई सड़कें लबालब हैं। कई जगहों पर बेसमेंट पार्किंग में पानी भर गया है, जिससे गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। कल शाम हुई बारिश के कारण दफ्तर से घर लौटने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शेषाद्रिपुरम इलाके में मेट्रो की दीवार कई गाड़ियों पर गिर गई, इससे भी गाड़ियों को नुकसान हुआ है। तेज हवा के चलने से कई पेड़ उखड़ गए हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 3 दिन तक बारिश की आशंका जताई जा रही है। मेट्रो कड़पे कामगारी रेप और हत्या के मामले में दोषी करार दिए जा चुके गुरमीत राम रहीम ने यूपी के बागपत से वर्चुअल कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के करनाल शहर के डिप्टी मेयर और बीजेपी के कई नेता भी शामिल हुए। हरियाणा पंचायत चुनाव के कई उम्मीदवार भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पिछले हफ्ते ही उसे 40 दिन की पैरोल दी गई थी। हरियाणा में आदमपुर सीट का चुनाव होना है, इसके साथ ही पंचायत चुनाव भी होने हैं। चुनाव के समय राम रहीम को पैरोल दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्किस बानो के 11 मुजरिमों को समय से पहले रिहा करने के फैसला केंद्र सरकार का था। सरकार कह रही है कि जो हुआ वो कानून के दायरे में हुआ, उनके अच्छे चाल चलन को देखकर हुआ। लेकिन एनडीटीवी की जांच बताती है कि इन सब मुजरिमों को पहले भी बेल मिलती रही है। इन्होंने बेल की शर्त ही नहीं तोड़ी, कई कानून भी तोड़े हैं। 2002 में बिल्किस बानो ने अपनी 6 साल की बच्ची सहित अपने परिवार के 14 लोगों का कत्ल देखा। उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 15 अगस्त 2022 को इस जघन्य मामले के 11 मुजरिम रिहा कर दिए गए, अच्छे चाल चलन के आधार पर। केंद्र सरकार के मंत्री इस फैसले को सही ठहराते हैं। Pralay ji, but one issue has come up just now that it has turned out that it was the center that is, which opposition has raised, that the center also cleared the release of these Bilkis rapists in the, in the case that just came out. So how would you defend that? Home Ministry personally cleared it. No, that is, see, after when having being in prison for some time, there is a provision for that. Accordingly, as per the law, it is done, and there are some jurists in that. It is not that self government alone has taken decision. But do you personally feel it was okay that they were released? I have said no. When the government and the concerned people have taken decision, I don't want to make any comment on that. And I don't find anything wrong in that because it is done as per the process of the law. मगर एनडीटीवी को मिले दस्तावेज बताते हैं कि इन 11 लोगों को लगातार पैरोल और बेल के जरिए बाहर आने का मौका मिलता रहा और इस दौरान इनमें से कई लोगों ने कानून तोड़े। 2017 से 2021 के बीच कम से कम 4 गवाहों ने 4 मुजरिमों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि वे धमकी दे रहे हैं। एनडीटीवी के पास 1 एफआईआर और 2 पुलिस शिकायतें हैं। 6 जुलाई 2020 को राधेश्याम शाह और मितेश भाई भट्ट के खिलाफ 1 एफआईआर दर्ज कराई गई। दाहोद के राधिकापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस एफआईआर के मुताबिक इन दोनों ने और इनके एक भाई ने गवाहों को डराया धमकाया। 1 जनवरी 2021 को एक अन्य गवाह मंसूरी अब्दुल रज्जाक माजिद ने दाहोद में शैलेश चिमनलाल भट्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने पैरोल पर रहते हुए उन्हें धमकी दी है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि लोकसभा सांसद और मंत्री रहे जसवंत सिंह भभोर ने एक आरोपी शैलेश चिमनलाल भट्ट को मंच पर बुलाकर अच्छे कामों के लिए प्रोत्साहित किया। 28 जुलाई 2017 को 2 अन्य गवाहों ने मुजरिम गोविंद नाइक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। कहा कि उन पर समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है, वरना उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। यही नहीं, पैरोल पर रहते हुए मितेश चमनलाल भट्ट पर यौन हमले का भी आरोप लग चुका है। इन तथ्यों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर इसकी खबर ली। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी ऐसे लोगों को बचाया करती है। ये सर्वविदित सत्य है कि जो बलात्कारी हैं उनको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अलग अलग राज्यों में इसके आपको साक्ष्य मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बिल्किस बानो का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है और वहां से उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा, क्योंकि
सारे तथ्य सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ रहे हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि इन 11 मुजरिमों की रिहाई में केंद्र सरकार की अहम भूमिका रही। राज्य सरकार की ओर से राय मांगने के 15 दिन के भीतर इन्हें रिहा कर दिया गया। अब इस सवाल पर बीजेपी और केंद्र सरकार घिर सकती है कि आखिर ये कैसा अच्छा चाल चलन था और किस बात की जल्दी थी कि केंद्र सरकार ने बेहद जघन्य अपराध के इन दोषियों को छोड़ने की सिफारिश की। बिल्किस बानो का मामला इंसाफ की एक बड़ी कसौटी है। इसमें जरा भी ढिलाई या गलत बयानी पूरे इंसाफ को कटघरे में खड़ा कर देती है। अब जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं उसके बाद देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि बिल्किस बानो मामले में आगे क्या होता है। दिल्ली से आजम सिद्दीकी के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और गाजियाबाद में कथित तौर पर एक महिला को 5 लोगों ने अगवा किया, उसके साथ 2 दिन गैंगरेप किया और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड भी डाली गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि महिला का कोई अंदरूनी चोट नहीं है। पुलिस के मुताबिक महिला का आरोपियों से संपत्ति का विवाद है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में भर्ती 38 साल की महिला के साथ गाजियाबाद में कथित तौर पर गैंगरेप हुआ। बुधवार सुबह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा, पीड़ित महिला 16 अक्टूबर को गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में अपने भाई की जन्मदिन पार्टी में गई थी। जब वो लौट रही थी तो उसे गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके से स्कॉर्पियो कार सवार लड़कों ने अगवा कर लिया। स्कॉर्पियो गाड़ी में 4 लोग आए और लड़की को जबरदस्ती उठा के ले गए। वो उसको एक अनजान जगह पे लेके गए जहाँ पे एक और आदमी मौजूद था और 5 ने मिलकर 2 दिन तक लगातार उसके साथ गैंगरेप किया। लड़की की हालत बहुत खराब थी, लड़की को बहुत टॉर्चर करा गया और यहाँ तक कि उसके प्राइवेट पार्ट्स में गुप्त अंगों में रॉड तक घुसा दी गई। लड़की के भाई के मुताबिक वो अपनी बहन को बस स्टॉप पर छोड़ गया था। इसके बाद उसके जानकार लड़के उसे ले गए। उसने ये बताया हमें, हमारी बहन ने, कि वो ऑटो वाला चल नहीं रहा था तो दूसरे ऑटो में वो जाके बैठने लगी तो स्कॉर्पियो कोई गाड़ी आई और उसमें 4 लोग थे अज्ञात। वो जो जानती है उन्हें लड़कों, पुलिस वालों ने हमें आश्रम रोड पे बताया है और कट्टे में मिली है, वो हाथ पैर बंधे हुए थे उसके। वहीं गाजियाबाद पुलिस की माने तो उन्हें 18 अक्टूबर की सुबह एक राहगीर ने कॉल कर बताया कि एक महिला लावारिस हालत में पड़ी है। महिला को तुरंत गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने मेडिकल जांच कराने से मना कर दिया। महिला की जिद पर दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां महिला ने कोई बयान नहीं दिया। महिला के भाई की शिकायत पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया। जांच में पता चला कि महिला का आरोपियों के साथ संपत्ति विवाद है। पुलिस के मुताबिक कुछ आरोपियों की लोकेशन भी वारदात वाली जगह नहीं आ रही है। जब इनके भाई ने इनको वापस छोड़ा तब वहां से इनको कुछ लोग ले गए जो कि इनसे पूर्व में ही परिचित हैं। पहले इन्होंने बताया कि 2 लोग थे, बाद में इन्होंने बताया कि 5 लोग हैं और उनके साथ उन्होंने दुष्कर्म करा। बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ पूर्व में ही एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, जिसमें कोर्ट का केस भी चल रहा है। महिला जो है गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके में एक बस स्टॉप में मिली लावारिस हालत में। उसके बाद महिला को गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां पर महिला ने अपनी मेडिकल जांच करवाने से मना कर दिया। उसके बाद महिला को दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, क्योंकि महिला का कहना यह था कि उसको जीटीबी अस्पताल में ही भर्ती होना है। महिला के भाई की शिकायत पर गैंगरेप का केस दर्ज किया गया है और इस मामले में एक आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों की माने तो महिला की हालत ठीक है, उसे कोई अंदरूनी चोट नहीं है। हमारे पास एक विक्टिम आया था कल सुबह 7:15 बजे, जो कि नंदनगरी के रहने वाली है और उनका जो है उस पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अभी वो स्टेबल है, बेसिकली एक्सटर्नल थोड़ी इंजरीज हैं, बट एज पर नाउ अभी हम कोई इंटरनल इंजरीज हमें नहीं पता चली है। पुलिस फिलहाल इस मामले की कई पहलुओं से जांच कर रही है। एक आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 4 की तलाश जारी है। गाजियाबाद से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक पिता को नवजात शिशु को बाइक की डिक्की में बिठाकर कलेक्टर कार्यालय में लाना पड़ा, लेकिन जिंदा नहीं मुर्दा।
स्वास्थ्य सेवाओं की ये बदनुमा तस्वीर उस राज्य से है जो हिंदी में चिकित्सा शिक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में है। दिनेश भारती बीजपुर के हैं जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आता है। पत्नी गर्भवती थी। सिंगरौली के अस्पताल पत्नी को डिलीवरी के लिए लाए थे। सरकारी अस्पताल ने निजी अस्पताल भेज दिया। वहां अल्ट्रासाउंड में पता लगा कि बच्चे की गर्भ में मौत हो गई है। फिर वहां से सरकारी अस्पताल भेजा गया। वहां शव वाहन मांगा, नहीं मिला तो बच्चे के शव को बाइक की डिक्की में लेकर कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने पहुंचे। डॉक्टर को दिखाए तो सरिता मैडम देखी तो उनका जो आदमी है वो बोला कि ठीक है आप पैसा जमा कर दीजिए। हम बोले कितना? बोल रहे कि 5,000। हम बोले कि कहाँ का? बोल रहे कि नहीं पैसा लगता है। बोले कि 3,000 हमारे पास लीजिए। तो बोल रहा है कि नहीं 3,000 नहीं, पूरा पैसा 5,000 चाहिए। तो हम गए फिर 5,000 की व्यवस्था किए तो 5,000 की व्यवस्था लिया के दिए। तो शाम को आए भी नहीं। दूसरे डॉक्टर लोग जो है कि बच्चा पैदा किए तो बाद में पता चला कि बच्चा इस पार। अभी बच्चा कहाँ है? बच्चा मेरे पास है, डिग्गी में लिया, गाड़ी के डिग्गी में। क्यों वहाँ से कोई एम्बुलेंस वगैरह कोई सुविधा नहीं दिया गया बच्चे को ले आने के? कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं मिला। कलेक्टर नए हैं लेकिन जवाब वही पुराना, जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। अभी हम जो हमारे SDM हैं उनको भेजेंगे और उसमें क्या वस्तुस्थिति है उसकी जांच कराएंगे। जांच कराने के उपरांत अगर इसमें लापरवाही पाई जाती है तो उसमें आगे उसमें कार्रवाई करेंगे। खैर, सिंगरौली सहित ये मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का शव है। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की मौत हो रही है। शव कभी कंधे पर, कभी ठेले में तो कभी खाट पर जा रहा है। तस्वीरें लगातार आ रही हैं। मोदी जी ने जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, हमारी भाषाओं के गौरव को प्रस्थापित करने के लिए और हमारी भाषा में ही टेक्निकल, मेडिकल और कानून की पढ़ाई हो, लेकिन फिलहाल सुर्खियां चिकित्सा शिक्षा को हिंदी में पढ़ाए जाने पर हैं। आप सोच रहे होंगे हिंदी और शव वाहन की क्या तुलना। एक पिता जब अपने नवजात बच्चे का शव ढोता है तो दुनिया की हर भाषा में उसका एक ही मतलब होता है, बेइंतहा दर्द। सवाल प्राथमिकता का है। अगर करोड़ों का खर्च कर सिर्फ इस बात का आयोजन किया जा सकता है कि चिकित्सा शिक्षा में हिंदी में पढ़ाई कैसे हो, तो फिर हर जिला अस्पताल में कम से कम एक शव वाहन तो खरीदा ही जा सकता है। जरा सोचिएगा। सिंगरौली से अपने सहयोगी देवेंद्र पांडे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।